मुझे भ्रमताला के बस इन्हीं लोगों को और हराना है। इन्हें जल्दी भेजो ताकि मैं इनसे जल्दी निपट सकूं। इसके बाद गुप्त कमरे में लोकेश की तस्वीरें देखकर तलवार टेक्निक सीखकर मेरा काम चल जाएगा। चाहत ने भ्रमताला के कैंप की तरफ देखकर सोचा, लेकिन चीजें देखने में जितनी आसान लगती हैं, अंत में वो उतनी ही कठिन हो जाती हैं। भ्रमताला के मुखिया छूमंत्र ने गहरी सांस ली। वो दूसरा मुकाबला भी हार चुका था। वाह, ये तो शेर की दहाड़ टेक्निक थी, लंबकर्ण ने कहा। ये सब की सब बुद्ध को मानने वाले कबीलों की पहचान है, तलत ने कहा। हाँ, लगता है राज बुद्ध जादूगर बनना चाहता है, बाबा बैरागी ने कहा। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि भ्रमताला का आखिरी जादूगर भी निपटारा मंच पर आ गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने बाकी दो साथियों के जैसा मत समझना। मैं दूसरे लेवल पर पहुंच चुका हूँ, भ्रमताला के यतेंद्र ने कहा। इस बारे में छूमंत्र को भी भनक नहीं लगी थी, इसलिए यतेंद्र की ताकत देखकर वो बहुत हैरान रह गया। लेकिन इसके बाद छूमंत्र की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब पासा पलट सकता था। अब तो भ्रमताला पहली कैटेगरी में भी जीत जाएगा। अब हमें निपटारा मंच पर जीत मिलकर ही रहेगी। हमारी जीत को अब कोई नहीं छीन सकता, छूमंत्र ने खुश होकर कहा। अब परितोष परिवार के कैंप में फिर से उदासी का माहौल था। उन्हें चिंता होने लगी थी। इतने में ही पहाड़ी महारथियों में से परी उठी और उसने अपनी उंगली भ्रमताला मुखिया की तरफ दिखाई। सुअर में बदल जाओ, परी ने कहा। एक भ्रम जादू तुरंत एक्टिवेट हो गया और पलक झपकते ही छूमंत्र सुअर में बदल गया। अब ये चुप रहेगा, परी ने कहा और वापस बैठ गई। जब से चाहत लड़ाई करने उतरी थी, तभी से परी के साथी महारथी अजीब ढंग से बातें कर रहे थे, जबकि परी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या बातें कर रहे थे। तभी से परी अपना गुस्सा दबाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन छूमंत्र की भद्दी हंसी सुनकर उसके गुस्से का बांध टूट गया और इसका नतीजा छूमंत्र को ही चुकाना पड़ा। भ्रमताला के लोग अपने मुखिया की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसना चाहते थे, लेकिन वो हंस नहीं पा रहे थे। सुपरवाइजर ने भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करना बेहतर समझा, क्योंकि इससे मुकाबले या मंच पर कोई नुकसान नहीं हो रहा था। दूसरे लेवल के जादूगर यतेंद्र की बात सुनकर चाहत के भेष में खड़े राज को थोड़ी चिंता होने लगी। चाहत, अब मैं अपनी चाल चल सकता हूँ, यतेंद्र ने कहा। पलक झपकते हुए यतेंद्र चाहत के पास अपनी तलवार लेकर पहुंच चुका था और उसने सीधा हमला कर दिया था। चाहत ने अपनी तलवार से यतेंद्र के हमले को रोका। चाहत 3 कदम पीछे हुई, लेकिन यतेंद्र वहीं खड़ा रहा। चाहत, तुम्हें अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए। ये छोटी तलवार मेरे मुकाबले काफी नहीं होगी। मैंने अभी सिर्फ अपनी आधी शक्ति ही इस्तेमाल की है, यतेंद्र ने कहा। इसके बाद चाहत ने अपने कुछ कदम पीछे और किए और अग्नि तलवार टेक्निक के लिए तैयार हो गई। लगता है तुम अपनी लंबी तलवार नहीं निकालोगी, फिर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, यतेंद्र ने कहा और एक बार फिर आगे बढ़ा। इस बार राज ने पुरानी कांसे की अंगूठी की जगह खुद से ही अग्नि तलवार टेक्निक का इस्तेमाल करने का सोचा था। उसने अपनी कमर घुमाई और उसकी तलवार पर आग जलने लगी। आग बहुत कमजोर थी, जो शायद कभी भी बुझ सकती थी, लेकिन इस सब के बारे में सोचने के लिए राज के पास अब समय नहीं था। राज ने हमला किया। यतेंद्र का हमला पूरी तरह से बेकार हो गया। राज की तलवार की आग यतेंद्र की तलवार और यतेंद्र दोनों की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन यतेंद्र ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया, जिससे राज के हाथ कांपने लगे। चाहत, तुम अभी भी अपनी तलवार नहीं निकालोगी, यतेंद्र ने कहा। शायद मुझे उस मूव का इस्तेमाल करना होगा, भले ही वो मैंने अभी सीखा है, राज ने मनी मन सोचा। इसके बाद राज ने रक्त और कुंडलिनी की शक्ति को अपनी 5 इंद्रियों में घुमाना शुरू किया। राज 33 जानवर टेक्निक में से बड़ी वेल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन चाहत को अपनी तलवार न निकालते देखकर यतेंद्र को और गुस्सा भर आया। अब मैं तुम्हें तलवार निकालने का मौका भी नहीं देने वाला, यतेंद्र ने कहा। आसमान में एक आदमी उल्का तलवार के निशान का पीछा करता हुआ उड़ रहा था। ये वही जादूगर था जिसके लिए दामिनी नाच रही थी। ये पर्वत कबीले का लवप्रीत था। लवप्रीत को तो समझ भी नहीं आया कि उड़ती तलवार कहां से आई और कब दामिनी को उठाकर ले गई। इसलिए लवप्रीत ने उस तलवार के निशानों का पीछा करके दामिनी को ढूंढने की ठानी।
रास्ते में उसे शीत तलवार कबीले का डैनी भी मिला, जो उल्का तलवार के निशानों का पीछा कर रहा था। जब राज और यतेंद्र की लड़ाई अपने क्लाइमेक्स पर थी, तभी लवप्रीत और डैनी वहां पहुंच गए। लवप्रीत सीधा दौड़कर दामिनी के पास गया। लवप्रीत डैनी को बिल्कुल ही भूल गया था, लेकिन डैनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो किसी और को ही ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर परी पर पड़ी। उसे अपना टारगेट मिल चुका था। मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया, डैनी ने कहा। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? परी ने कहा। इतनी नादान बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी नादानी से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम ही कालघाती हो ना, डैनी ने कहा। भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कालघाती नहीं हूँ, मेरा नाम परी है, परी ने जवाब दिया। हाँ, जिस कालघाती को तुम ढूंढ रहे हो वो ये नहीं है, ये हमारी साथी परी ही है। शायद तुमने कालघाती के भेष बदलने को गलत जगह समझ लिया है। बाकी तुम कालघाती को क्यों ढूंढ रहे हो? लगता है कालघाती ने तुम्हारे लिए कोई भविष्यवाणी कर दी है, लंबकर्ण ने कहा। गलत जगह समझ लिया, डैनी ने कहा। हाँ, कालघाती अपना रूप बदलने में माहिर है। अगर वो किसी का रूप ले ले तो उसे पहचानना बहुत कठिन हो जाता है, लंबकर्ण ने कहा। उसने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी जिससे मेरा सब कुछ लुट गया, और अब तुम कह रहे हो कि वो कालघाती का असली रूप नहीं था, डैनी ने कहा। भाई, अपने आप को संभालो जरा। अगर तुम 1 महीना इंतजार करो तो मैं कालघाती को पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगा। फिर तुम उसकी खूब पिटाई करना और अपने हर जाने की भरपाई भी करवा लेना, लंबकर्ण ने कहा। लेकिन डैनी को लंबकर्ण की बातों पर भरोसा नहीं हुआ, तो उसने एक खास तरह के धीमा करने वाले छर्रों का इस्तेमाल किया, जिससे 10 मीटर के दायरे की हर चीज धीमी हो जाती थी। उसे अपनी पूरी जायदाद के बदले 6 छर्रे मिले थे, जिनमें से वो एक पहले ही इस्तेमाल कर चुका था और एक का इस्तेमाल उसने अब कर दिया था। असल में वो इन छर्रों को वापस बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन मुसीबत में इस्तेमाल ना की जाए तो वो चीज किसी काम की ही नहीं होती। हालांकि डैनी का छर्रा फटा नहीं, बल्कि परी ने अपने आगे एक क्रिस्टल की दीवार खड़ी कर ली, जिससे टकराकर छर्रा वापस डैनी के पास लौट गया। डैनी तो छर्रे से बच गया, लेकिन छर्रा जाकर सीधा निपटारा मंच से टकरा गया। इतने में ही बाबा बैरागी अपनी जगह से गायब हुआ और सीधा डैनी के पीछे आ गया। बाबा बैरागी ने बस डैनी की पीठ को हल्का सा छुआ और डैनी कमजोर पड़कर नीचे गिर गया। तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, बाबा बैरागी ने कहा। सीनियर, आप इससे बात करके वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं, परी ने कहा और डैनी को पैर से घसीटती हुई पहाड़ी महारथियों के कैंप की तरफ ले गई। इसके बाद उसने डैनी को तब तक मारा जब तक उसका पूरा चेहरा सूज नहीं गया। अब तुम कालघाती के बारे में सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें उसमें और मुझ में कोई समानता समझ आ रही है? तुम जैसे लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका तुम्हारी पिटाई करके ही निकलता है। अब यहीं पड़े रहना। अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा रहा तो मैं तुम्हें कालघाती के पास लेकर चलूंगी, परी ने कहा। रुको जरा, निपटारा मंच पर कुछ अजीब हो रहा है, लंबकर्ण ने कहा। सभी मंच की तरफ देखने लगे। वो दोनों बहुत तेजी से लड़ाई कर रहे थे। शायद छर्रे का उल्टा असर हो गया था। यतेंद्र का हर हमला राज रोक पा रहा था और उसकी अग्नि तलवार टेक्निक की बदौलत यतेंद्र कई बार मुंह से खून थूक चुका था। इसके अलावा धीरे धीरे राज की ताकत बढ़ती जा रही थी। यतेंद्र ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वो हवा में उछल गया। वो एक ही हमले से सब खत्म करने की योजना बना चुका था। हमला इतना तेज हुआ कि राज के हाथ अकड़ गए और तलवार हाथों से छूट गई, लेकिन राज ने अपने पैर जमीन पर पटके और सीधा यतेंद्र के सामने पहुंच गया। राज ने बड़ी वेल टेक्निक को शुरुआती बुद्ध फेस टेक्निक नंबर 2 के साथ मिलाया और हमला कर दिया। यतेंद्र हवा में उछल गया और दर्द से कराहते हुए नीचे गिरा। राज को वसीम ने काफी तैयारी से भेजा था। उसके अंदर वसीम ने कुंडलिनी एकत्र करने की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिससे राज की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस सब से अनजान यतेंद्र अपनी पूरी ताकत से हमला करने में लगा हुआ था, जबकि राज अपनी ताकत एक आखिरी मौके के लिए बचा कर रखे था। ऐसी सोच राज अकेले ही नहीं लगा सकता था, लेकिन वसीम की बदौलत वो नए नए कारनामे कर पाने के काबिल बन चुका था। वसीम जब से राज के साथ जुड़ा था, तभी से राज की जादूगरी की रफ्तार कई गुना बढ़ चुकी थी।
भले ही राज का जादुई सफर आम लोगों से देरी से शुरू हुआ था, लेकिन राज बहुत जल्दी सिद्ध चक्र हासिल करने में कामयाब हो गया था, जिसे हासिल करने में आमतौर पर जादूगरों को कई कई साल लग जाते थे। वसीम ने राज की सहूलियत के हिसाब से कई सारी चीजें खुद बनाई थी। अगर राज खुद से मेहनत करता तो शायद उसे सिद्ध चक्र हासिल करने में कई साल लग जाते, लेकिन वसीम ने ज्योत्सना के सिद्ध चक्र के साथ साथ राज को भी शामिल करवाकर राज को ड्रैगन गेट के पार निकाल दिया था। भले ही वसीम ने राज को दूसरे लेवल पर पहुंचने की बंदिश लगाने कहा था ताकि राज 33 जानवर टेक्निक को अपना पाए, लेकिन राज किसी भी वक्त अपने दूसरे लेवल को हासिल कर सकता था। इसलिए जब यतेंद्र जैसा दूसरे लेवल का जादूगर राज के खिलाफ उतरा तो राज को जरा भी झिझक नहीं हुई, क्योंकि राज जानता था कि जब वसीम का हाथ उसके ऊपर है तब उसे हराना नामुमकिन है। वैसे भी वसीम राज के मामले में कोई कसर खाली नहीं छोड़ता था, तो राज बेफिक्र होकर मुकाबला करने उतर गया था। क्या यतेंद्र इस हमले के बाद भी लड़ाई जारी रख पाएगा? क्या राज की सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी? तुम्हारी ताकत दूसरे लेवल पर पहुंच गई, यतेंद्र ने कहा और ढेर हो गया। यतेंद्र ने उठने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। पहली कैटेगरी का विजेता परितोष परिवार है, सुपरवाइजर पुनीत ने कहा। यह सुनकर चाहत के भेष में राज ने राहत की सांस ली। लगता है उस छर्रे का असर खत्म हो गया, लंबकर्ण ने कहा। यह करीब 10 मिनट तक चला, परी ने कहा। लेकिन ये कोई आम टेक्निक नहीं लगती, सरस ने कहा। हाँ, इसका असर काफी खतरनाक था। इसमें कई सारी टेक्निक का मेल समझ आता है। सीनियर बाबा बैरागी, आपको क्या लगता है? तलत ने कहा। मैंने कुछ अनुमान लगाया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही हूँ, बाबा बैरागी ने कहा। अब रहस्य रखकर होशियार मत बनो, टफी ने कहा। बाबा बैरागी ने टफी की तरफ देखा और हंसने लगा। हमने हाल ही में जो टेक्निक देखी वो समय से जुड़ी थी, लेकिन इस बारे में हमें और जांच पड़ताल करके इसकी जानकारी जुटानी होगी। जैसे ही हमारा साथी नीचे आएगा हम उससे जानकारी ले सकते हैं, बाबा बैरागी ने कहा। समय की बात सुनकर सभी पहाड़ी महारथियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि इससे ये छर्रे बेशकीमती हो जाते थे। राज ने आखिरकार लड़ाई खत्म कर ही दी। राज पहले लेवल पर होते हुए भी दूसरे लेवल के जादूगर को हरा पाया। ये कोई आम बात नहीं है। लगता है उसने कुछ रहस्य छुपा कर रखे थे। अरे नहीं, ये तो दूसरे लेवल पर पहुंच गया है, त्रिकालदर्शी ने कहा। हाँ, ये वाकई दूसरे लेवल पर पहुंच गया है, निशीत ने कहा। अरे तुमने अभी ध्यान दिया? मैंने सोचा था तुमने पहले ही समझ लिया होगा। मैं बहुत देर से इस बात पर गौर कर रहा था, तलत ने कहा। उसने सिद्ध चक्र को पार नहीं किया, लंबकर्ण ने कहा। नहीं, वो सीधा दूसरे लेवल में दाखिल हुआ, तलत ने कहा। लगता है सीनियर वसीम ने कोई भयानक सा नया तरीका ढूंढ लिया है, जिसमें लोगों को सिद्ध चक्र से नहीं गुजरना पड़ता, लंबकर्ण ने कहा। अरे जबरन कंफ्यूज मत हो, मुझे लगता है ये कुंडलिनी एकत्र टेक्निक का कमाल था, बाबा बैरागी ने कहा। कुंडलिनी एकत्र टेक्निक? इसका मतलब राज पहले ही दूसरे लेवल पर पहुंच चुका था, लंबकर्ण ने हैरान होकर कहा। दूसरी तरफ चाहत को जीता हुआ देखकर परितोष परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी, जबकि भ्रमताला के लोगों का चेहरा उदास था। चीजें बहुत तेजी से बदली थी। एक पल के लिए यतेंद्र जीत के बिल्कुल करीब था, लेकिन एक ही पल में कहानी पूरी तरह से उलट गई थी। इसी कारण अब भ्रमताला को तीसरी कैटेगरी की लड़ाई भी लड़नी थी। तीसरी कैटेगरी के मामले में परितोष परिवार के सामने अभी भी चुनौती थी। उन्हें अपना सबसे ताकतवर जादूगर उतारना था। इसी से इस लड़ाई का फैसला होना तय था। परितोष परिवार के मुखिया जो तीसरे लेवल पर थे, उनके अलावा और कोई ताकतवर जादूगर नहीं था, जबकि भ्रमताला के पास चौथे लेवल का जादूगर था। ऐसे में परितोष परिवार के पास जीतने का कोई विकल्प नहीं था। राज अपनी तलवार लेकर नीचे आ गया। बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया। अब जाओ, जाकर आराम करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो, मुखिया परितोष ने कहा। राज ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराकर चला गया। सुपरवाइजर ने मंच पर रक्षात्मक जादू को और बढ़ा दिया, क्योंकि अब जंग और भी खतरनाक होने वाली थी। तभी मुखिया परितोष का फोन बजा।
दादाजी, मुखिया परितोष ने फोन उठाकर कहा। करीब 20 साल पहले मुखिया परितोष के दादाजी एक जगह से लौटते हुए बुरी तरह घायल हो गए थे। तभी से वो एकांत मेडिटेशन में थे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा भी थे या नहीं। चिंता मत करो, ये लड़ाई मैं संभाल लूंगा, दादा परितोष ने कहा। दादाजी, लेकिन आपकी चोट? मुखिया परितोष ने कहा। मेरी चोटें काफी हद तक ठीक हो गई हैं। अब बाहर आने का समय आ चुका है। मुझे मंच की लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां पहुंचता हूं, दादा परितोष ने कहा। अगर ऐसा है तो आप अपनी लिमिट के पार जाने की कोशिश मत करना, मुखिया परितोष ने कहा और लोकेशन भेज दी। अगले ही पल एक तलवार की रोशनी दिखाई दी। एक आदमी वहां आ चुका था। राज मंच से उतरने के बाद पहाड़ी महारथियों की तरफ मुस्कुराता हुआ कैंप के पीछे वाले टेंट की तरफ चला गया। पंखुड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? राज ने पूछा। तुम? अच्छा, चाहत तुम हो? पंखुड़ी ने कहा। ये मैं हूं राज, राज ने कहा और पंखुड़ी को टेंट के अंदर ले गया। लेकिन टेंट के अंदर रेत तो थी, पर वसीम और चाहत का नामो निशान नहीं था। अरे, सीनियर वसीम कहाँ गए? राज ने कहा। क्या सीनियर वसीम गायब हो गए? पंखुड़ी ने कहा। वो कब से टेंट के बाहर इंतजार कर रही थी कि सीनियर वसीम बाहर आएंगे, लेकिन टेंट के अंदर फिलहाल बस रेत मौजूद थी। सीनियर वसीम टेंट के बाहर नहीं आए थे? राज ने पूछा। नहीं, मैं सीनियर वसीम का यहाँ कब से इंतजार कर रही थी। खैर राज, तुमने चाहत का भेष क्यों लिया? अच्छा, समझ गई, तुम्हारे दिमाग में भी मेरी तरह का आइडिया ही आया होगा। तुमने चाहत का भेष लेकर लड़ाई में भाग लेने का सोचा होगा, पंखुड़ी ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही, राज ने कहा और अपने कपड़े ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपने कपड़े कहीं नहीं मिल रहे थे। राज, तुम क्या ढूंढ रहे हो? पंखुड़ी ने पूछा। मेरे कपड़े? चाहत के भेष में आते ही सीनियर ने मेरे कपड़े भी बदल दिए थे। चलो सीनियर को ढूंढते हैं, राज ने कहा। और हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? पंखुड़ी ने पूछा। परितोष परिवार के घर में, राज ने थोड़ा सोचने के बाद कहा। ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ, पंखुड़ी ने कहा। चलो चले, राज ने कहा। तलवार पर सवार जादूगर भ्रमताला का चौथा लेवल का जादूगर जगीरा था। महान जगीरा, आप आ गए, छूमंत्र ने कहा। छूमंत्र, तुम सुअर की तरह क्यों दिख रहे हो? जगीरा ने पूछा। इसके बाद छूमंत्र ने उसे पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर जगीरा का चेहरा एकदम से बदल गया। अरे बाप रे, जगीरा ने कहा। अब वो हर हाल में लड़ाई जीतना चाहता था। अभी जगीरा अपने ख्यालों में ही डूबा था कि तभी एक तलवार की रोशनी परितोष परिवार की तरफ बढ़ी। दादाजी, मुखिया परितोष तुरंत उस आदमी की तरफ दौड़ कर गया। दादा परितोष 5वें लेवल का जादूगर था। यही वो व्यक्ति था जो तलवार टेक्निक को लेकर आया था। असल में दादा परितोष को जब तलवार टेक्निक मिली तो सभी को लगा कि अब से परितोष परिवार की कमान वो ही संभालेंगे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब दादा परितोष सारी कमान अपने पोते के हाथ में सौंपकर दुनिया की सैर पर निकल गए। और जब वो वहां से वापस आए तो वो इतनी बुरी तरह घायल थे कि उन्हें दोबारा जिंदा देख पाने का सपना कभी परितोष परिवार ने देखा ही नहीं। एकांत मेडिटेशन में कई साल रहने के बाद आज परितोष परिवार ने दादा परितोष को जिंदा देखा था, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दादा परितोष ने मुखिया परितोष की तरफ देखकर मुस्कुराया और पहाड़ी महारथियों की तरफ देखा। इतने ताकतवर जादूगरों को अपने पाले में बैठा देखकर दादा परितोष को काफी अच्छा लगा। चंद्रक, ये लोग कौन हैं? दादा परितोष ने पूछा। चंद्रक मुखिया परितोष का नाम था। दादाजी, ये हमारी चाहत के दोस्त हैं, चंद्रक ने जवाब दिया। हालांकि चंद्रक भी इस मामले में पूरी तरह से यकीन के साथ नहीं कह सकता था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि चाहत घर से निकलने के बाद कहाँ गई थी और उसे इतने ताकतवर जादूगर कहाँ से मिले। इतना सुनकर दादा परितोष पहाड़ी महारथियों की तरफ गए। मेरा नाम चंद्रशेखर है, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा, दादा परितोष ने पहाड़ी महारथियों से कहा। हेलो चंद्रशेखर, सभी पहाड़ी महारथियों ने जवाब दिया। लड़ाई के बाद आप सभी मेरे घर पर आमंत्रित हैं, चंद्रशेखर ने कहा। सभी पहाड़ी महारथियों ने जवाब में बस मुस्कुरा दिया। चंद्रशेखर को देखकर जगीरा एकदम हैरान था। उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से कहानी एकदम पलट गई थी।
अभी चंद्रशेखर और पहाड़ी महारथियों की बातें खत्म ही नहीं हुई थी कि तभी वसीम और चाहत उड़ती तलवार पर वहां आ गए। राज कहाँ गया? वसीम ने नीचे देखकर कहा। जब चाहत का भेष बदलकर राज निकला तो चाहत यूं ही बाहर नहीं निकल सकती थी, इसलिए वसीम ने अदृश्य टेक्निक से बाहर निकलना बेहतर समझा था। लेकिन जब तक वसीम लौटा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी और राज का कोई अता पता भी नहीं था। सीनियर, लड़ाई खत्म होते ही राज आपको ढूंढने पीछे की तरफ गया था और हाँ, मुझे वो पंखुड़ी के साथ कहीं जाता हुआ दिखाई दिया था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि वो लोग कहाँ गए हैं, लंबकड़ ने कहा। अच्छा, वसीम ने जवाब दिया और सोचने लगा। अभी जब राज पंखुड़ी के साथ कहीं जा चुका था तो वसीम को राज के खो जाने की ज्यादा चिंता नहीं थी। वसीम पहले ही अपना मन बना चुका था कि जैसे ही ये सब खत्म होगा वो राज को परितोष परिवार के गुप्त कमरे में ले जाकर लोकेश की तलवार टेक्निक दिखाएगा। इसके बाद वो सभी को ट्रैक्टर के कंपटीशन के बारे में बताएगा। सोचते सोचते वसीम ने अपनी उंगली से इशारा किया और उसकी तलवार नीचे आ गई। सीनियर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा कि आपने हमारी वारिस का ख्याल रखा। चंद्रशेखर ने वसीम के पास आकर कहा। अरे, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, वसीम ने मुस्कुराकर कहा और परितोष कैंप और ब्रह्मताला कैंप के बीच में चला गया और अपनी मिसाइल उठा ली। इसके बाद वो परितोष कैंप में वो मिसाइल लेकर आ गया। अभी एक मुकाबला और बाकी था, इसलिए वसीम मिसाइल को तब तक खोलकर देखना चाहता था। वसीम को मिसाइल लाता देखकर परितोष परिवार के लोगों की हालत ढीली हो गई। सभी कुछ कुछ कदम पीछे हो गए, यहां तक कि पहाड़ी महारथी भी पसीने से तरबतर हो गए। अब निपटारा मंच की आखिरी लड़ाई शुरू की जाए, सुपरवाइजर पुष्कर ने कहा। यह सुनते ही ब्रह्मताला का जगीरा मंच पर चढ़ गया। इसके बाद परितोष परिवार से चंद्रशेखर भी मंच पर चढ़ गया। इस दौरान परितोष परिवार के इलाके में धुआं छा रहा था। वहां मौजूद लोग इस धुएं को सूंघकर बेहोश हो रहे थे। तभी अपने मुंह में मोती दबाए परितोष कबीले के 2 लोग वहां दिखने लगे। उनके पीछे 10 और भी लोग थे। उनका लीडर पुराने समय के गुरु की तरह दिख रहा था। गुप्त कमरे का दरवाजा वहां पर है, जिसकी चाबी मुखिया परितोष के पास होती है। दरवाजे पर एक रक्षात्मक जादू भी किया गया है, तो अगर हमारे पास चाबी होती तो भी हम अंदर नहीं जा सकते थे, परितोष कबीले के दोनों लोगों ने कहा। क्या छू मंत्र ने मुकाबला हारने की स्थिति में भी परितोष परिवार से तलवार टेक्निक छीनने की प्लानिंग पहले से ही कर ली थी? आखिर परितोष कबीले के लोग ब्रह्मताला की मदद क्यों कर रहे थे? क्या राज और पंखुड़ी किसी नई मुसीबत में पड़ने वाले थे?